नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। पौड़ी गढ़वाल के कुटद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना के भर्ती रैली कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने उस समय इसकी कल्पना की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी आज अग्निवीर योजना को लेकर आए, जहां अग्निवीर योजना से 10 लाख से भी ज्यादा नौजवानों को सीधे सीधे लाभान्वित होने का और सेना में काम करने का मौका मिलेगा। वहीं उनको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। साथ ही कहा कि मैं जनरल बिपिन रावत जी को नमन करता हूं। उन्होंने एक बार किसी कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय सेना केवल वेतन और पेंशन लेने के लिए नहीं, देश सेवा का जज्बा पैदा करने के सेवा देता है। सैनिक और सिर्फ पूर्व सैनिक हो गए, लेकिन मैं उनको सबको सैनिक मानता हूं, क्योंकि सैनिक कभी भी पूर्व नहीं होता है, वो हमेशा सैनिक रहता है। इसलिए हमारे सभी सैनिक उपस्थित, हमारे एनसीसी और विद्यालयों से आए हुए सभी छात्र एवं छात्राएं, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और ऐसी हमारी माताएं, बहनें, हमारी वीरांगनाएं, इनको यहाँ पर अभी हम सबको सम्मानित करने का अवसर प्रदान हुआ। मैं सबसे पहले तो इस बाबा सिद्धू बली की धरती को, महर्षि कंडों की तपस्वी को, चक्रों की सम्राट भारत की जन्मस्थली को मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबकी उपस्थिति में सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस क्षेत्र की संपूर्ण जनता को और पूरे इस पौड़ी जनपद के दूर दूर से आए हुए सभी माताओं को, बहनों को, नौजवानों को, सबका मैं अपनी ओर से आज अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये इस बार पहला एक कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए हैं और नई सरकार का आप सब लोगों ने गठन किया और पूरे जनपद से यहाँ की 6 सीटें आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजी। यहाँ से आपने एक तरफा समर्थन दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के हित में नौजवान। वहीं एम्स ऋषिकेश को राज्य सरकार की ओर से कुमाऊं मंडल में सैटेलाइट सेंटर निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित कर ली गई है। एम्स जल्द यहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण शुरू करेगा। कुमाऊं सेंटर ऑफ एम ऋषिकेश के लिए राज्य सरकार की ओर से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। इस दौरान एम्स के अधिकारियों ने सैटेलाइट सेंटर के लिए चयनित भूमि पर कब्जा ले लिया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को भोजन दिए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि भोजन माताओं द्वारा जूते चप्पल पहनकर छात्र छात्राओं को भोजन वितरण किया जाता है। साथ ही विद्यालयों में शिक्षक और अन्य के द्वारा बच्चों के भोजन ग्रहण करने वाले स्थान पर जूता पहनकर जाते हैं। वहीं अब इस मामले में विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों को पंक्ति पर बैठने के पश्चात भोजन माता हैंड ग्लव्स पहनकर साफ सुथरे तरीके से भोजन वितरण करें और जूते चप्पल कतई प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरे प्रदेश में अभी हमने सेंट्रल किचन 5 जगह में बनाए हैं और हमारा प्रयास है कि हम 95 के 95 ब्लॉकों में एक सेंट्रल किचन बनाएंगे, जहाँ से कि बच्चों को जो है शुद्ध जो है भोजन भी मिल जाएगा और गर्म भोजन भी मिल जाएगा। जहाँ अभी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, वहाँ हमने स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों को सभी भोजन माताओं को भेजा है कि वो बच्चों के खाना बनाते समय और खिलाते समय उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जो कि स्वास्थ्य के प्रति जो है। उत्तराखंड के नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित किया। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहली बार मंगलौर के गुरुकुल नारसन पहुंचे महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता को
प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को संगठित कर पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। पंचायत का चुनाव है। मंगलौर विधानसभा में कार्यकर्ता उत्साहित हूँ। इस दृष्टि से शक्ति केंद्र सही हो जाए, उससे ऊपर के सब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ की जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम अपनी रणनीति को तैयार करेंगे होगा और हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा। अगर में रही हैं चुनाव, हम अपेक्षा के अनुसार जो परिणाम आने वो नहीं आए, उस सब बात को मैं समीक्षा कर रहा हूँ। नीचे स्तर तक जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष, सबसे मेरी वार्ता हो रही है। बहुत जल्दी जो कमियां रही वो भविष्य में दिखाई दे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन विधान। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही मरीजों के लिए मुसीबत बन रही है। हरिद्वार जिला अस्पताल पिछले करीब 3 महीने से बिना सर्जन के चल रहा है। 3 महीने पहले सर्जन डॉक्टर उदय शंकर बलूनी का हरिद्वार जिला अस्पताल में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन डॉक्टर बलूनी अभी तक जिला अस्पताल में चार्ज लेने ही नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ज्वाइन न करने वाले डॉक्टर के वेतन पर रोक लगा दी है। वहीं मामले की रिपोर्ट डीजी हेल्थ को भेज दी है। बिना सर्जन के मरीजों को खांसी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अस्पताल को मजबूरन मरीजों को बाहर रेफर कर रहा है। जिला अस्पताल हरिद्वार में तैनात सर्जन उदय शंकर बलूनी मई माह से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उनका वेतन तो हमारे स्तर से रुका हुआ है। हमने ऊपर डीजी ऑफिस को सूचना भेजी थी इनके बारे में, तो डीजी ऑफिस ने पुनः अनुपस्थिति के संबंध में आख्या मांगी है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। सर्जन अभी वर्तमान में नहीं है। सर्जन के 2 पद स्वीकृत हैं यहाँ पर। दोनों में से दोनों पद अभी तो जनता के लिए रिक्त ही चल रही है, तो परेशानी में है। जो सर्जन के जितने सारे केस आ रहे हैं उनको सेवा नहीं मिल पा रही है। इंडोर में भी मरीज भर्ती होते हैं, तो उनको भी जो सर्जन की राय चाहिए उसकी वजह से हमें बाहर। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को रानीबाग के चित्रशाला घाट में पूरे सैनिक सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 38 साल बाद लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर पहुंचने पर भारी जनसमूह उमड़ा। वहीं शहीद के भतीजे ने उनके उस दौरान सेना में पहने वाली वर्दी को मीडिया के सम्मुख दिखाया, तो वहीं उनके साथ 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात ऑपरेशन मेघदूत में बनाई गई अन्य टुकड़ियों में सम्मिलित सेना के रिटायर्ड सेना के अधिकारी का कहना है कि उन्हें शहीद चंद्रशेखर हरबोला की शहादत पर गर्व है और वे भी ऑपरेशन मेघदूत के हिस्सा थे। बहुत फख्र महसूस हो रहा है अपने ताऊजी पे कि उन्होंने हमारा तो सर और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी कितना माहौल है क्योंकि 80 साल बाद पहुँच रहे हैं, जी वो नहीं पहुँच पाए, उनका पार्थिव शरीर पहुँच रहा है। जी जी तो जैसे देखते हैं ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए और भारतीय सेना के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि 38 साल बाद भी उन्होंने हमारे ताऊजी का सब ढूंढ के हमारे घर तक पहुँचाने का हमारे लिए सौभाग्य की बात है। टीम ने नायब सूबेदार मोहन सिंह साहब की ही टीम को रिएनफोर्समेंट करने के लिए एक ऑफिसर 16 जवान यानी लेफ्टिनेंट पीएस पुंडीर साहब और 16 जवान जिसमें लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला शामिल थे, ये लोग उस पहाड़ी के ऊपर कब्जा करने के लिए चले। दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की थी, लेकिन पहाड़ी इलाके में इतना चलना काफ़ी मुश्किल था। ये रात तक लास्ट पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए। रात को इनको एक ऊंची जगह पे अपना रेस्ट करना पड़ा। उस रेस्ट के दौरान हमें लगता है कि सुबह 4 से 4:30 बजे के समय एम्बुलेंस आया होगा और हमारी एक ऑफिसर 16 जवान की टीम बर्फ़ में समा गई। यह अंदाज़ा हमें फर्स्ट बॉडी लांस नायक मोहन सिंह की मिली। उनका एक पाँव में जूता था और एक पाँव नंगा था। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि यह समय 4 से 4:30 बजे का रहा होगा। इस तरह यह एक बहुत कठिन और बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। ऑपरेशन में जाने के लिए हर बटालियन अच्छे जवान जिनको शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य।
उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि टनकपुर खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेल्स टैक्स ऑफिस के समीप 28 वर्षीय युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। कल लगभग रात 8 बजे के आसपास 108 एम्बुलेंस द्वारा एक मरीज लाया गया, जिसका नाम सतीश चंद्र, उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास, बिचई टनकपुर का रहने वाला था। तो उसकी जब हमने जांच की तो पाया वो मृत है। प्राइमरी ट्रीटमेंट भी करके देखा, कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जिससे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी। पुलिस आकर उन्होंने हैंडओवर करके बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। चोटों को देखने को लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट की वजह से सर में चोट आई होगी, जिस वजह से उसकी मृत्यु होने लग रहा है। हाँ, पीएम उसका हुआ है आज सुबह, जिसमें सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आसाम यमुनोत्री हाईवे पर धरासू के पास भारी भूस्खलन हो गया। अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते यमुनोत्री के साथ ही गंगोत्री हाईवे भी बंद हो गया। वहीं सड़क के दोनों तरफ दर्जनों वाहन फंस गए। बता दें कि धरासू में यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे ऊपर नीचे है। चट्टान से भूस्खलन होने पर पहले यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ और उसके बाद भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गंगोत्री हाईवे पर जा गिरा, जिसके चलते दोनों हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। वहीं बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 160 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 241 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 941 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज दोपहर 2289 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं सामने आए 216 मामलों में सर्वाधिक 85 मामले देहरादून के हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 13, नैनीताल में 68 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जिला पंचायत के चुनाव के अलावा अन्य दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दरअसल हरीश रावत का आरोप है कि हरिद्वार में पंचायती लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसी को लेकर हरदा उपवास पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब हरदा मुख्यमंत्री आवास पर उपवास पर बैठने से पहले सीएम धामी से मुलाकात की। पंचायती चुनावों में जिस तरीके से ग्रामीण नेतृत्व को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, परिसीमन और आरक्षण के वेपन का इस्तेमाल करके नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चुनाव होना चाहिए था उसको प्रभावित करने की चेष्टा की गई। वो मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा। मैंने कहा मैं इतना व्यथित था, उसी के लिए मैंने कहा आपके घर पर मुझे उपवास का निर्णय लेना पड़ा। चूँकि मैं पहले नहीं मिल पाया था उनसे और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचारवश मुझसे भेंट करने आए थे, तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं शिष्टाचारवश उनसे भेंट करने आने के बजाय सीधे उपवास पर बैठूं, इसलिए मैंने उनसे मिलने। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में खबरें और भी हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, जिसके लिए उन किसानों को चयनित किया जाएगा जो किसान अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उन किसानों को देश के 7 राज्यों के साथ ही विदेशों में भी भेजा जाएगा, ताकि वे लोग वहाँ पर सरकारी खर्चे पर अध्ययन कर सकें और अपनी खेती में उसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
कि भारत सरकार ने अब एक नया मंत्रालय बना दिया है केंद्र में, और देश के गृह मंत्री जी सहकारिता मंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। हमारे राज्य ने 5 नए आयाम कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जोड़े हैं। पहला हमने ये किया है कि मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना को लॉन्च किया। दूसरा, हमारे राज्य में हमने जितनी साधन सहकारी समिति है उनको बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति बनाया। तीसरा, हमारे राज्य में हम 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ऋण 0% में अपने किसानों को देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना हमने लॉन्च की है। चौथा, हमने क्या है कि अपना सारा जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया है। और पांचवा ये क्या हमने कि सारे टैक्स को पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में की थी। इसी को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने प्रादेशिक कार्यालय देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसको लेकर 18 से 22 अगस्त तक स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की 8 साल सरकार की उपलब्धियां पर लगभग 100 से ज़्यादा पैनल भी लगाए जाएंगे। तो दोबारा किया और हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले 75 सप्ताह तक मनाते हुए आज 15 अगस्त को कल्मिनेशन हुआ 2 दिन को। तो इस पूरे क्रम में हम हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देहरादून की भी एक महत्ता है। और राष्ट्रीय पटल पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम देहरादून के पवेलियन ग्राउंड पे ला रहे हैं, और इस पवेलियन के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अपने प्रदेश के उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश के सभी मानस पटल पर उतारने का काम करेंगे, जिनकी योग्यता, जिनकी भूमिका, जिनका बलिदान आज सब लोगों को उस स्तर पर याद नहीं है जिस स्तर पर उनको याद होना चाहिए। तो हमारा प्रयास होगा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम, देश के राष्ट्रीय स्तर के अनसंग हीरोज़, प्रदेश के अनसंग हीरोज़, इन सब को हम एक राष्ट्रीय मानस पर ले जाएं, और एक प्रधानमंत्री का जो सपना है, एक आत्मनिर्भर भारत, जो देश के प्रति स्वाभिमान का ही एक दूसरा पहलू है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने स्वतंत्रता संग्राम, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने लोगों की योग्यता का सेलिब्रेशन है, और इसी योग्यता के बल पर हमारा देश आत्मनिर्भर की ओर मुखर होगा, आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग इस प्रदर्शन। उत्तराखंड में लगातार आपदाएं आती रहती हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में जो नियम बनाए गए हैं उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग नियमों की मांग काफ़ी लंबे समय से उठती आई है, जिसको लेकर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा ने कहा कि आपदा में पर्वतीय क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को लेकर जो बातें आती हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के नगर क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने वार्ता की जाएगी, आपको बता दें कि, और इसके लिए भी मानक बनाए जाएंगे। आपदा के मानकों के लिए आपका कहना है कि जो भवन टूट जाते हैं, भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खेतों के और रास्ते के और पानी की योजनाएं क्षतिग्रस्त ध्वस्त हो जाती हैं, उनके लिए सरकारी पैमाने के आधार पर पटवारी और तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट और आख्या के बाद उसका जो मुआवजा तय केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को दिया जाता है, उसका पैसा उतने निर्माण कार्य को करने के लिए किया जाता है। अभी बहुत समय से ये बात आ रही है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें आपदा का पैसा का सहयोग नहीं देने के कारण से बहुत सारे हमारे जो नगरीय क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के नगर क्षेत्र हैं उसमें भी काम करने में दिक्कत हो रही है। मैं सरकार के माध्यम से आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में समीक्षा करने के बाद भारत सरकार चूँकि वो रिपोर्ट जाती है, उस भारत सरकार की। रुड़की के साकुम्भरी इनक्लेव निवासी लोगों ने मोहम्मदपुर ग्रामवासियों पर नाली का गंदा पानी कॉलोनी में डालने का आरोप लगाया है और जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि इस संबंध में जब ग्रामवासियों से बात की जाती है तो ग्रामीण लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं।
कॉलोनी में निवास करने वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से भी की थी, लेकिन इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है। ये गांव वाले हैं मेहमदपुर के और हम सुकुम्भी एन्क्लेव फेज 2 से। इनका पानी पहले से ही शुरू से उसी लाइन में जा रहा था और पानी जा रहा था। इन्होंने रात को वहाँ आके बदतमीजी करी, हमारे कुछ कॉलोनी वासी भी पहुँचे, उसे गाली गलौज भी दिया, जिसमें कि हमने कोतवाली सिविल लाइन थाने में उसकी FRI भी दर्ज करवाई थी। और ज़बरदस्ती उन्होंने बंद करी भी। नाली का पानी शुरू से वहाँ को जा रहा था, हमारी कॉलोनी में नहीं आ रहा था, जिसमें कि डेंगू मच्छर सब है। और मेरे पर उसका वो भी है, हर चीज़ है। SDM साहब को भी दी थी, SDM साहब ने 133 का इनका पर वो करवाया था कि ये कोतवाली में देखो। उसके बाद मैंने फिर जिला मजिस्ट्रेट माने सारे ही अधिकारियों को दी भी, कोतवाली तक भी एप्लीकेशन दी भी, मैंने सारी एप्लीकेशन दी भी। अभी तक तो बस यही है कि करेंगे करेंगे करेंगे। परेशानी यही है कि पहले पानी गांव का पानी उधर जा रहा था नाले में, अभी लोगों ने रातों रात कॉलोनी में छोड़ दिया, रात को तोड़ा, वीडियो भी बनी है पूरी, और रात को ही बंद किया उसको। और हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन है कि पानी का समाधान जल्द से जल्द हो। बहुत बीमारियां फैल गई हैं, डेंगू भी है और मलेरिया भी हो रही है, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। इतने इतने मकान में पैसे लगाए और फर्श भी हमारे बैठ गए हैं। ये तो है सुकुम्भी एन्क्लेव कॉलोनी, ये है मोहम्मदपुर गांव। उसका पानी उसी में रहना चाहिए, जैसे कि हमारे कॉलोनी वालों की डिमांड है। और इधर का जो पानी है वो इधर ही रहना चाहिए, और शुरू से ऐसे ही हो रहा था। लेकिन क्या है कि गाँव का पानी इधर से चलते हुए वो सीधे बहुत नज़दीक में तालाब है, सिर्फ 50 या 60 मीटर की दूरी पे पानी वहाँ पे डल रहा था पहले से। लेकिन उन्होंने रात के टाइम वो अचानक वो फोड़ फाड़ के वहाँ सब सेटिंग ऐसी। चमोली के पोखरी विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज गोदली में शिक्षकों के पदों की स्वीकृति न होने पर अभिभावकों ने छात्रों के साथ विद्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया है और ये धरना दूसरे दिन भी लगातार जारी है, जिसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने अपना सहयोग दिया। तो वहीं गोदली इंटर कॉलेज में 250 से अधिक छात्र छात्राएं हैं, जिसमें प्रवक्ताओं के केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, हिंदी, अर्थशास्त्र के पद रिक्त हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि बिना शिक्षकों के कैसे पढ़ाई हो सकती है। 2 साल से बिना शिक्षकों के पठन पाठन कर रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने का दूसरा दिन है। क्षेत्रीय जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है और सब एकजुट हैं। शिक्षकों की नियुक्ति का हमने जब तक हल नहीं निकलता है, जब तक नियुक्ति नहीं होती है, ये आंदोलन का बिल्कुल बिगुल बज चुका है। सारी संभ्रांत जनता और जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं, सारे अभिभावक और बच्चे साथ में। बच्चों ने भी बिल्कुल बीड़ा उठाया है कि जब तक हमारे सब्जेक्टों के मुख्य जो सब्जेक्ट है हमारे टीचर नहीं आते हैं, तब तक हम अपने अभिभावकों के साथ खड़े हैं। ना चल रहा है, उसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि उनकी हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। इससे पहले हमारे क्षेत्र में जब पूरे टीचर थे, तो जब अटल आदर्श स्कूल बने, ठीक है, यहाँ से टीचर्सों का ट्रांसफ़र किया गया। अभी जून में टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए, अपॉइंटमेंट हुए, प्रमोशन हुए, तो केवल गोदली क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ से केवल टीचर भेजे जा रहे हैं और कोई यहाँ अपॉइंटमेंट कोई भी नहीं आ रही है। अभी बोर्ड के बच्चे हैं, 10th के लिए मैथ का टीचर नहीं है। और ये हम ऐसे क्षेत्रों में भी नहीं रहते कि हम अपने बच्चों की ट्यूशन्स की व्यवस्था करा दें और उससे हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सके। ऐसा यहाँ कुछ सुविधाएं हैं नहीं, हमें स्कूल पे ही निर्भर रहना पड़ता है। और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम जो होंगे उसमें हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये तो टीचर्सों की उपेक्षा की वजह से ही हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। 12th के बच्चे हैं, उनके पास ना साइंस का टीचर है और ना ही मैथ का टीचर है। तो हम भी जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं सर, उन्होंने थोड़ी अपनी तरफ से पर्सनली जो व्यवस्था करने की कोशिश की है, वो थोड़े दिन चल सकता है, वो कोई टेम्परेरी व्यवस्था कह सकते हैं उसको हम, वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उनकी गलती है, लेकिन जो ये हमारे स्कूल की व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं वो ब्लॉक स्तर से, कहीं तो ब्लॉक स्तर का भी हाथ है ही, क्योंकि जो भी हमारे टीचर्स के ट्रांसफ़र होते हैं या फिर जो भी अपॉइंटमेंट होती है, ब्लॉक से भी तो कोई कुछ जाता होगा जिसके बेस पर। सीनियर अधिकारियों को भी दे दी गई है और वहाँ से भी कोशिश की जा रही है। जैसे ही LT में या प्रवक्ता में गेस्ट टीचर या रेगुलर टीचर मिलते हैं तो जल्दी अपॉइंट किए जाएंगे। फ़िलहाल कोशिश ये की जा रही है कि ऑनलाइन हम पढ़ाई करवा सकें। तो आज मैं आया भी था और कुछ डिवाइस पे हमने कोशिश की। तो उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।